देखो, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले 70 साल में चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट था कि फूड क्राइसिस जो इंडिया में थी उसको कैसे हम चैलेंज था और कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो वो उत्पादन बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में हमने खेती में कुछ ऐसी टेक्निक लाए, जैसे उन्नतशील वैरायटियाँ आई। फिर उसके बाद ये वो उन्नतशील वैरायटी को अधिक पोषण की ज़रूरत होती है, तो अधिक पोषण के नाम पर हम केमिकल फर्टिलाइज़र लाए। फिर धरती में 16 पोषक तत्वों के बीच का थोड़ा-सा असंतुलन हुआ। जैसे समझना बात को, पौधों को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होता है और मैं संतुलित पोषक तत्व के नाम पर केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को लॉन्च किया। तो 16 पोषक तत्वों के बीच में कुछ इम्बैलेंस हुआ, तो प्लांट में कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स क्रिएट हुए, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां आई। बीमारियों के निदान के लिए मैं फंजीसाइड लाया, फिर कुछ इंसेक्ट आए, फिर इंसेक्ट के लिए मैं इंसेक्टिसाइड लाया, फिर भी जानवर ख़त्म हुए, फिर हम वीडीसाइड ले आए और मैकेनाइजेशन बढ़ा, ख़त्म हुए। फिर चकबंदी आई, चकबंदी में खेत की मेड़ कटी, फिर खेत की मेड़ के पेड़ कटे। तो क्या हुआ कि सॉइल जिंदा है, एक लिविंग पिंड है हमारी ज़मीन, जिसको माँ कहते हैं। माँ का मतलब वो जिंदा है। लेकिन माँ की जिंदा दली को हमने, एक जो अंधी दौड़ थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें मैं माँ को भूल गया और मैं ट्रैक्टर, मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड के दम पर खेती करने लगा। तो नो डाउट मेरा उत्पादन तो बढ़ा है, उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन हमारी सॉइल की जो जिंदा दिली थी वो वीक हो गई, यानी सॉइल में जो जीवन था वो नष्ट हो गया। सॉइल की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी पेस्टिसाइड के कारण खत्म हो गई। आज जब हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए और खाद्यान्न निर्यात भी करने लगे, तो उसके बाद देखने में आया कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, किसान की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई, किसान को आमदनी और मुनाफे के, मतलब लागत और मुनाफे के बीच का डिफरेंस कम हो गया, किसान सुसाइड करने लगा। और ये जो यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड डाला, उसके रेजिडुअल इफेक्ट हमारे बॉडी में आने लगे और आदमी अस्पताल में जाने लगा और 3.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी होने लगी। ऐसा तो कुछ बुद्धिजीवियों को चिंता हुई कि हम चलो नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटने का लिए सबसे पहले खेती का जो बेस है वो सॉइल है, मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। हम खेती चाहे जिस क्रॉप की करें, बीज तो हम जमीन में बोएंगे और जमीन की फर्टिलिटी लेवल कमजोर हो गई, उसमें जीवांश कार्बन कम हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया। तो इतना ढेर सारा फर्टिलाइजर डालते उसके बाद भी न्यूट्रिटिव वैल्यू सॉइल की कैसे कम हो गई। तो पता चला कि नहीं, नेचर जो काम कर लेती थी, हम वो काम आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते। तो नेचर क्या करती थी, नेचर का मतलब था कि सॉइल में जाने अनजाने कुछ ना कुछ क्रॉप का रेजिड्यू छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ वीड्स गिर के सड़ ही जाते हैं, कुछ मलमूत्र पशुओं का वहाँ चला ही जाता है। बट वो कार्बन जो है वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो फसलों का भोजन नहीं है। कार्बन की प्रॉपर्टीज है कि वो पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल में पानी की मात्रा को तो बढ़ाता है, बट न्यूट्रिशन कुछ नहीं उसमें। कार्बन से न्यूट्रिशन निकालने वाली जो मैकेनिज्म है वो है जीवाणु, बेनिफिशियल माइक्रोब्स। और वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हम लोगों ने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए, या पेस्टिसाइड से मरा, या खेत की मेड़ के पेड़ कट गए तो टेम्परेचर से मरा। तो प्रश्न आया कि आज की तारीख में कि प्राकृतिक खेती को प्रारंभ करने के लिए हमें जीवामृत का प्रयोग करना है। हमने ये 17 साल पहले ये टेक्निक इजाद की, तो 17 साल पहले मैं इसको, अभी ये मानिए कि 4 साल पहले तक मैं इसको खेत का अमृत कहता था। लेकिन इधर एक जीवामृत पूरे
ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया में, और देखा कि बरगद की मिट्टी, गोबर, गौमूत्र और 1 किलो बेसन, 1 किलो आटा, चीनी, गुड़। तो अब देश तो पूरा जीवामृत जान रहा है। इस जो मैंने 17 साल पहले बनाया तो देश किस नाम से जान रहा है? जीवामृत। और मैं इसको कहता था खेत का अमृत। हमने कहा जिस चीज को दुनिया जिस नाम से ज्यादा जानने लगी है तो वही नाम हम भी बोलते हैं, तो हम भी इसको जीवामृत कहने लगे। और जीवामृत का मतलब है जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया। हमारी जमीन के बेनिफिशियल लाभदायक जीवाणु अब 1000 प्रकार के हैं, 2000 प्रकार के हैं, 1 लाख प्रकार के हैं, आई डोंट नो। तो उनका एक जो बहुत बिग कंसोर्सिया है उसको मैंने कहा जीवामृत। और बिग कंसोर्सिया कहाँ? जंगल में। तो हम जब जीवामृत बनाते हैं तो हम गौमूत्र और गोबर, अब है क्या, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारे देश के 14 करोड़ किसान 14.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन में खेती करते हैं और केवल 20% किसानों के पास गाय बची है। तो गौमूत्र आधारित जीवामृत की अगर बात की जाएगी तो हमारे देश में 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती संभव है और 12.5 करोड़ में संभव नहीं। मैं कहता हूं अगर केमिकल इतने खतरनाक है तो 14.5 करोड़ हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होनी चाहिए। तो जीवामृत का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? ओरिजिनल ये है कि मेरे खेत में बेनिफिशियल माइक्रोब पेस्टिसाइड के द्वारा मरे या गर्मी से मरे। तो वो जो मर गए वो कहाँ है? तो वो जंगल में है। तो मैंने क्या किया, जंगल से मिट्टी ला करके ये काम मैंने शुरू किया सन 2008 में। 2008 से लेकर 2011 तक मैं जंगल घूम करके 43 लोकेशन के जंगल की मिट्टी ला करके बैक्टीरिया यहाँ सेग्रीगेट किया और नेगेटिव पैथोजन उसे हटा दिए। और यहाँ से बहुत सारे किसान ले जाते हैं, आज आप भी ले जाएंगे। तो थ्योरी क्या है कि जंगल की मिट्टी के जीवाणु हैं ये, और इनका देखिए ये कलर, ये जो है ना भी जाएगा आपके पास। जैसे आप ले जाएंगे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे बना ये, इसकी पहचान क्या बन जाने की। तो कलर तो ये हो जाएगा जैसे मौसमी का रस, और स्मेल इसकी इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि आप 4 बार इसको सूंघ नहीं पाएंगे। और अगर हाथ धो देंगे और हाथ को 3 बार साबुन से धोएंगे तब भी इसकी स्मेल जाएगी नहीं। तो ये इसकी है पहचान। तो जंगल की मिट्टी लाते हैं। अब जैसे आपको जंगल की मिट्टी नहीं लानी, अदरवाइज जब कोई किसान दूर बैठा है, हमसे संपर्क नहीं है, झांसी नहीं आ सकता, तो उसको जंगल जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे किसान पूछते हैं साहब मैं जंगल से मिट्टी ले आया हूं। हमने कहाँ से लाया? बोले जंगल से। हमने कहा नहीं। तो जो भी किसान जंगल में जाएंगे तो जंगल में एक अपलैंड होता है, मिडिल लैंड होता है, लो लैंड होता है। बरसात के सीजन में ऊपर से पानी बहता है और सारे पत्ते फल नीचे ला करके डिपॉजिट करता है। हमें मिट्टी वहां से लानी है जहां जंगल में सबसे निचले स्थान पर ढेर सारा बायोमास डिपॉजिट है। उस बायोमास को 1 फुट, आधा फुट, 9 इंच जितना भी उसको हाथ से हटाया और उसके नीचे की 2 इंच 3 इंच की मिट्टी मैंने स्क्रैप कर ली 5 किलो। इस ड्रम में 200 लीटर के ला के डाल दी, 150 लीटर पानी भर दिया। अब जब मुद्दा था कितना बनाए, तो मैंने कहा 5 किलो मिट्टी, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा, 200 लीटर पानी। हम सोशल मीडिया में तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अब किसान से कहते हैं अपना दिमाग लगाओ। जैसे लास्ट में मैं कहता हूं 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ जमीन के लिए सफिशियंट है। ये मैंने बोला कि 1 एकड़ जमीन के लिए 20 लीटर पर्याप्त है। अब किसी किसान के पास 3 एकड़ जमीन है तो उसको कितना बनाना? 70 लीटर। जरूरत तो 60 लीटर की, मैंने बोला 70 लीटर बनाना। 70 लीटर क्यों बनाना है? 10 लीटर बच जाएगा तो अगली क्रॉप के लिए फिर आप 60 लीटर पानी डाल करके गुड़ और आटा खिला के फिर आप बना लोगे। तो हाँ, तो 10 लीटर जामन बचा लेना है। किसी के पास 7 एकड़ जमीन है तो वो 150 लीटर बनाएगा। किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो 200 लीटर बनाएगा। मतलब 1 एकड़ जमीन के लिए 20 लीटर बनाना है और 5-10 लीटर प्लस में बनाना है। तो हमने 5 किलो मिट्टी डाली,
5 किलो गुड़ डाला, 5 किलो आटा डाला और 100 लीटर पानी भर दिया। अब 100 लीटर भरा, 60 लीटर भरा, 70 लीटर भरा, 200 लीटर भरा, पानी भर दिया अपने जरूरत के हिसाब से। अब प्रश्न कितने दिन में बन जाता है, तो समझना, जिस आदमी को केवल जो है 60 लीटर बनाना था, उसका तो ये बन जाएगा 25 दिन में। चूंकि 5 किलो मिट्टी में जितना माइक्रोब्स था और 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा फर्स्ट टाइम में डाल दिया, तो वो, और पानी की मात्रा केवल 60 लीटर है, तो ये 25, 28, 30 दिन में ही बन गया। अब अगर यही पानी की मात्रा 150 लीटर है, तो उसका जो है 45 दिन, 55 दिन लग जाएगा। पानी की मात्रा अगर पूरी 200 लीटर है, तो उसको 2.5 महीना भी लग जाएगा। दूसरी चीज, जो मिट्टी लाए उसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने थे, अगर बहुत 10 की पावर 9 जैसे थे तो 2 महीना बन जाएगा। 10 की पावर 7 है तो 2.5 महीना लगेगा। 10 की पावर 5 है तो 3 महीना लगेगा। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। बनने का तरीका यह है कि बन गया तो उसका कलर इस तरीके का हो जाएगा, स्मेल बहुत तेज आएगी और हाथ डुबो देंगे तो 3 बार साबुन लगा के बदबू बनी रहेगी, तो समझो बन गया। 20 लीटर इसको डालना है। अब कंफ्यूजन किसान को क्या है, इसके बावजूद साहब बेस्ट डिकम्पोजर डालने क्या, तो बेस्ट डिकम्पोजर में केवल ट्राइकोडर्मा है। इस जीवामृत में ट्राइकोडर्मा, ब्यूबेरिया, सुडोमोनास, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, सारे बैक्टीरिया जितने वैज्ञानिकों ने जाने वो तो हैं ही हैं, और अभी हमने जितने नहीं जाने लाखों वो भी हैं। तो मैंने कहा एक बिग कंसोर्सिया है, माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा कंसोर्सिया है जो प्रकृति का है, ये मैंने ऐसे बना लिया। और मैंने बरसात में, मैंने बोलता हूं डालोगे कब, तो सबसे अच्छा समय है बरसात का। क्योंकि समझना बात को, हमारे सॉइल में जीवांश की मात्रा को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया क्यों डालना है, जीवांश की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है वो उस मैकेनिज्म में आ जाए कि जीवांश बनने लगे। दूसरा, सॉइल में जो निगेटिव पैथोजिन है जो सॉइल बोर्न बीमारी फैलाते हैं, तो वो नष्ट हो जाए, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मेरी सुधर जाए, तो इसलिए मैं डालता हूं। अब फायदा क्या इससे, हमारे खेत में ढेर सारी फास्फेट पड़ी हुई है, फास्फोरस, जैसे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर में फास्फेट की मात्रा है, बल्क में तो यूरिया की मात्रा है, लेकिन अगर मनी के रूप में जाएंगे तो फास्फोरस, फास्फेट, चूंकि सारा का सारा आयात होता है, तो गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की सब्सिडी तो केवल जो है डीएपी पर जाती है। तो डीएपी को बचाने के लिए, डीएपी आपके खेत में बहुत है, अवेलेबल फार्म में नहीं है लेकिन है, ये जब माइक्रोब्स खेत में जाएंगे तो वो अनसोलेबल फार्म में जो फास्फेट पड़ा उसको सोलेबल फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं कहता हूं जब कोई जीवामृत डाल दे तो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्यान्न हो, आपको फास्फेट तो बिल्कुल भूल जाना है, ना खरीफ में डालना ना रबी में डालना, उत्पादन बिल्कुल नहीं घटेगा। लेकिन यूरिया चलायमान है, नाइट्रोजन जो है ना पानी के माध्यम से या तो लीच होकर नीचे चली जाएगी, और जब खेत ड्राई होगा तो इवेपोरेट हो जाएगी, हवा में आ जाएगी। तो नाइट्रोजन नहीं है सॉइल में, नाइट्रोजन थोड़ी सी रहती कार्बन में, 2.5%, कार्बन में मात्र 2.5% नाइट्रोजन है। कार्बन जितना है उसमें 2.5% नाइट्रोजन रिलीज होगी कब, जब ये माइक्रोब्स होंगे। तभी पता चला मेरे गेहूं या गन्ने या धान की फसल की डिमांड को वो नाइट्रोजन पूरा नहीं कर पा रही, तो पौधा मेरा छोटा है। तो हम कहते हैं धान में, गन्ना में, गेहूं में, कपास में, ऐसी फसलों में यूरिया आपको पूरी देनी है जितनी दे रहे थे। अब जैसे मैंने कहा यूरिया पूरी देनी, तो कई भाई लोग क्या बोलते हैं कि शशांक साहब प्राकृतिक खेती में नाइट्रोजन नहीं दी जाती है। तो मैंने कहा अगर हम प्राकृतिक खेती किसान को ऐसे सिखाएंगे कि वो कुछ ना दे और पैदावार घट जाए तो करेगा ही नहीं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कहा डीएपी हटा दो, पोटास हटा दो, सल्फर हटा दो, यूरिया दो। जब उसने डीएपी, पोटास, सल्फर हटा दिया, यूरिया दिया और प्रोडक्शन नहीं गिरा, अब वो खुद समझदार होने लगेगा। अब उसको ये भरोसा हो गया कि डीएपी, पोटास हटाने के बावजूद भी मेरी पैदावारी नहीं घटी,
और इधर ह्यूमस की मात्रा जमीन में बढ़ी तो यूरिया वो किसान खुद हटा देगा। कैसे? अब वो ट्राई करेगा अगले साल खुद। हमने नहीं कहा यूरिया हटाना, लेकिन जैसे डीएपी सब हटा दिया ना और पैदावार नहीं घटी, तो किसान कहेगा इस बार जरा हम 30% यूरिया भी कम करके देखते हैं। ये उसकी रिसर्च होगी और वो करने लगेगा। और जब 30% नेक्स्ट ईयर में यूरिया हटा देगा तो फिर उसका उत्पादन नहीं गिरा, तो कहेगा अगले साल फिर हटाते थोड़ी, फिर हटा देगा और धीरे धीरे यूरिया बंद हो जाएगी। लेकिन ये जीवामृत एक समझ की बात है। इसको कॉन्सेप्ट ये है कि ये मरा पेस्टिसाइड से मरा या धूप से मरा, अब मैंने डाल दिया और हर साल अप्रैल मई जून में मरेगा, तो फिर ये सैकड़ों साल तक का लफड़ा हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा लो, तो 5-6 साल 7 साल के बाद जब बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे तो पेड़ों के नीचे जिंदा रहेगा और बारिश हुआ करेगी, जमीन ठंडी होगी और पेड़ों के नीचे ये भाग करके पूरे खेत में फैल जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 साल के बाद ये जीवामृत भी देना हमें बंद कर देना पड़े। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये हुआ कि मुझे सॉइल को रिच करना है। सॉइल को रिच करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक कार्बन की ज़रूरत है और कार्बन से जो पोषण बनाने वाली मैकेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव, उनकी ज़रूरत है। तो वो मेरी नष्ट हो गई। कार्बन तो अभी भी सॉइल में है, कम हो सकता है, लेकिन वो जितना भी कम भी है तो वो भी अभी नाइट्रोजन या फास्फोरस पोटाश के रूप में उपलब्ध नहीं है, तभी मुझे यूरिया डीएपी। ये जीवाणु जैसे ही जाएंगे तो जो कार्बन पड़ा हुआ खेत में उससे न्यूट्रिशन निकालना शुरू कर देंगे। तो बस किसान का इतना ही काम है कि उस खेत में कार्बनिक पदार्थ भी डाले। जीवामृत तो डालने लगा, अब वो कार्बनिक पदार्थ भी हर साल ऐड करे कुछ ना कुछ और जीवामृत भी डालता रहे। तो 3 साल 4 साल के बाद उसको खुद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि यस, जैसे मेरे फोर फादर बिना फर्टिलाइजर के खेती करते थे, बिना पेस्टिसाइड के खेती ऐसे की जा सकती है। तो जब आपको भरोसा हुआ कि नहीं कर सकते हैं, तब तो ये 14.5 करोड़ किसान देश के अडॉप्ट करेंगे। और अगर कोई टेक्निक देश में ऐसी बताई जा रही है कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए और किसान कर रहा है और प्रोडक्शन उसका गिर रहा है और वो उसको व्यवहारिकता में नहीं अपना पा रहा है, तो क्या हो रहा है? 1000 आदमी किसी नए विषय को लेकर जुड़े थे और फिर वो पीछे लौट गए, फिर नए जुड़े, फिर पीछे लौट गए। तो देश के 14.5 करोड़ किसान पिछले 20 सालों से जैविक खेती प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लोग आगे आ नहीं रहे हैं। आए हैं 1 करोड़ किसान, इसको आजमा चुके और फिर पीछे लौट गए। तो मैं कहता हूं वो टेक्निक बताओ कि फिर पीछे ना लौटे। क्यों? तो जो मैंने क्लासरूम में बताया तो उसकी कहानी है। देखिए अब ये ड्रम अगर ऐसे छुओगे नीचे तो ऐसे लगेगा कि कोल्ड वाटर है, जबकि धूप है। इसमें हाथ डालो तो ठंडा। जैसे वो लोग जीवामृत बताते हैं, वो कहते हैं जीवामृत को हमेशा छाया में रखना है। तो यहीं से आपको डाउट होना चाहिए, छाया में क्यों रखना है? जीवामृत को धूप में रखिए और जीवामृत फिर भी ठंडा है, तब समझिए ये माइक्रोब्स। जीवामृत को मैं छाया में रखा हूं और मैं कहता हूं कि अगर धूप में रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। बैक्टीरिया जब कम संख्या में होता है तब धूप में मरता है। जब खेत में कार्बन बहुत है, बैक्टीरिया बहुत है, समझिए बात को। तो चूंकि गर्मी में जब कार्बन रिच हो जाएगा, जिस दिन हमारी जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% आ जाएगी, उस समय खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं भी होगा ना, तो भी ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों? कार्बन ने नीचे पानी को रोक रखा है और पानी बैक्टीरिया साथ में, तो बैक्टीरिया स्वयं बफरिंग का काम करता है, सॉइल को हीटअप होने ही नहीं देता। और अगर कार्बन कम है, बैक्टीरिया की संख्या कम है। अब जैसे ये धूप में रखा है, अब इसमें आटा और गुड़ क्या कार्बन है। अब मैं इसको खाना ना दूं, इसको भोजन ना दूं और धूप में पड़ा रहे, तो फिर कुछ दिन बाद ये ड्रम गर्म हो जाएगा। क्यों? बैक्टीरिया मर गया। तो कार्बन रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा और थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, तो धूप में भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है।